हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट को डीएससी 4 का सिलेबस लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस सिलेबस में मैक्सिमम पार्ट जो है डीएससी 3 वाला ही है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं डीएससी 4 का सिलेबस। चलिए, ये जो पेपर है, इस पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान 1840 टू 1919। ठीक है, इस पेपर में हमें चाइना के बारे में पढ़ना है और जापान के बारे में पढ़ना है। तो चाइना के बारे में जो हमें पढ़ना है वो टोटल डीएससी 3 में हम लोगों ने देखा है। हम एक बार फिर से उसको आपको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा पहला यूनिट जो है वो है इम्पेरियलिज्म एंड चाइना ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, जिसमें हमें चीनी सामंतवाद, उसके बाद अभिजात या कुलीन वंश जिसे हम जेनेट्री कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही, पिजेंट्री अर्थात कृषकीय, ठीक है। इसके अलावा कन्फ्यूशियन वैल्यू सिस्टम जो कि कन्फ्यूशियस की देन है, और सिनोक्रिटिज्म जो एक विचारधारा है चाइन की, उसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कैंटन कमर्शियल सिस्टम, कैंटन कमर्शियल सिस्टम जो है ये बेसिकली हमें कैंटन जो चीन का एक प्रमुख बंदरगाह था, कैंटन एक राज्य था जिसमें एक प्रमुख बंदरगाह था, वहाँ जो संरक्षणवादी नीति अपनाई गई उसे हम कैंटन कमर्शियल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है बी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइना इनटू इनफॉर्मल कॉलोनी। चीन का परिवर्तन है इनफॉर्मल कॉलोनीज में, यानी अनौपचारिक उपनिवेशवाद के रूप में उसका परिवर्तन। उसके बाद हमें ओपियम वॉर का अर्थ होता है अफीम युद्ध। दो हुए थे, प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध, इन दोनों का अध्ययन करना है। उसके बाद हमें अनइक्वल असमान संधियों के बारे में पढ़ना है। स्क्रैम्बल फॉर कंसेशन, मतलब हमें रियायत के लिए जो संघर्ष किया था चीन ने, उसके बारे में पढ़ना है। फाइनेंस इंपीरियलिज्म भी देखना है, ठीक है। इसके बाद ओपन डोर पॉलिसी, अमेरिका की चीन के प्रति जो नीति थी इसे हम लोग ओपन डोर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, इसका अध्ययन करना है। उसके पश्चात देखते हैं तो अगला है एग्रेरियन एंड पॉपुलर मूवमेंट, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ताइपिंग और ई होंग ट्युआन ये विद्रोहों का अध्ययन करना है। इसके पश्चात अटेम्प्ट ऑफ सेल्फ स्ट्रेंथनिंग चुआ चियांग, और इसी के अंतर्गत हमें 1860 से 95 का रिफॉर्म, 1898 का रिफॉर्म और 1901 से 8 का रिफॉर्म पढ़ना है। इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन चाइना, यानी चाइना में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन करना है। उसके बाद रेवोल्यूशन ऑफ 1911, चीन की 1911 की क्रांति, उसका कारण, स्वरूप और इसका महत्व, ठीक है, उसका अध्ययन करना है। और इसके क्या क्या कारक थे उसका अध्ययन करना है। फिर सन्यात सेन के बारे में पढ़ना है हमें, सन्यात सेन एंड हिज कंट्रीब्यूशन यानी उसके योगदानों का अध्ययन। उसके बाद युआन शिकाई और वाल्डरिज्म पढ़ना है। युआन शिकाई वहाँ के एक शासक थे मंचू राजवंश के, उसके बारे में जानना है। और वाल्डरिज्म का अर्थ होता है चीन में 1916 से 28 के बीच में बयांग सेना और क्षेत्रीय गुटों के बीच जो युद्ध हुआ, उसके लिए जो सेना बनाई गई उसे वाल्डरिज्म कहते हैं। उसके बाद हमें मई 4 1919 का जो मूवमेंट है उसका स्वरूप और उसके महत्व का अध्ययन करना है। सॉरी। इसी क्रम में हमें यूनिट 2 के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ चाइना में 1949 तक का इतिहास जानना है, जिसमें नेशनलिज्म इन कम्युनिज्म इन चाइना, यानी चाइना में राष्ट्रवाद और साम्यवाद का उदय, फॉर्मेशन ऑफ सीसीपी एंड द कुओमितांग दल का और सीसीपी का गठन के बारे में जानना है। द फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट के विषय में अध्ययन करना है। इसके अलावा द कम्युनिस्ट मूवमेंट, साम्यवादी आंदोलन 1938 से 39 तक का अध्ययन करना है। द जियांग पीरियड एंड द राइज ऑफ माओ त्से तुंग, जियांग काल का अध्ययन और साथ ही साथ माओ त्से तुंग के उदय के बारे में हमें जानना है। इसके बाद हमें यूनिट 3 के अंतर्गत जापान का अध्ययन करना है 1868 से 1945, जिसमें ट्रांजिशन फ्रॉम फेडरलिज्म टू कैपिटलिज्म, जापान का सामंतवाद से पूंजीवाद का के रूप में परिवर्तन का अध्ययन करना है, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है क्राइसिस ऑफ टोकुगावा बुखानन सिस्टम। टोकुगावा बुखानन सिस्टम के अंतर्गत जो क्राइसिस था उसके बारे में अध्ययन करना है। मेजी पुनर्स्थापना, इसका स्वरूप और सिग्निफिकेंस, इनका अध्ययन करना है। अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि इसका यूनिट जो है जापान वाला, जापानी साम्राज्यवाद, उसके अंतर्गत हमें चाइना, मंचूरिया और कोरिया, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। इनका जापान के साथ संबंधों पर एक अध्ययन करना है। इसके बाद लास्ट यूनिट जो है वो है डेमोक्रेसी एंड मिलिटरिज्म फासिज्म,
तो उसके अंतर्गत पॉपुलर पीपल्स एंड राइट मूवमेंट, नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों की क्या क्या स्वरूप थे, राइज ऑफ मिलिटरिज्म, जापान में सैन्यवाद का उदय, उसका स्वरूप और उसका महत्व का अध्ययन करना है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और अमेरिकन ऑक्यूपेशन, ये जापान के संदर्भ में इनका हमें अध्ययन करना है। कुल मिलाकर के अगर इस पेपर को देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम पार्ट DSC 3 के हैं, थोड़ा सा जापान को इसमें ऐड किया गया है। तो अगर आपने DSC 3 अच्छे से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि आपका DSC 4 का आधा सिलेबस कवर हो जाता है, बाकी जो आधा है उसको इस पेपर के अंतर्गत आपको देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।